धर्म महामात्र का काम था कि धर्म में वृद्धि। धर्म का मतलब कोई जाति विशेष या कोई संप्रदाय विशेष नहीं, लोगों को जीवन जीने की कला जो होना चाहिए वो उन्होंने इस भारत के जहाँ उनकी शिलाएं थी वहाँ उन्होंने इसको प्रसारित किया और उन्होंने दिखाया कि विभिन्न संप्रदायों के बीच द्वेष भाव को समाप्त करना, यही उनके पदाधिकारियों का उन्होंने एक उद्देश्य बताया उन लोगों को, और उन्होंने एक नया वर्ग बनाया जिसका नाम था और उसको थोड़ा सा और उन्होंने अपने स्तंभ लेख 3 में और 7 में उन्होंने एक चीज और लिखी कि विश्व और रज्जु प्रादेशिक तथा युक्त नामक पदाधिकारी हर 5 साल में अपने अपने क्षेत्रों के दौरे के दौरान सामान्य प्रशासनिक कार्य करते हुए, यानी कि जो उनकी ड्यूटी है अपने विभागीय कार्य को करते हुए जनता के बीच वही धर्म प्रचार, वही धर्म का प्रचार करें कि लोगों में आपस में द्वेष और भेदभाव न रहे, समता समानता बनती रहे। चल पीछे। अब यहाँ से हम लोग अब सम्राट अशोक पहली बार नेपाल जाने का उनका प्रमाण जो पहली बार हमारे पास है वो ये है कि सम्राट अशोक महान अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में नेपाल की तराई में स्थित निगाली सागर जिसको आप जानते भी हैं, वहाँ पे कनक मुनि बुद्ध के स्तूप के आकार को दोगुना करवाया। कनक मुनि बुद्ध वही जो बुद्ध से भी पहले थे, जिनकी पूजा आप लोग अभी भी करते हैं नेपाल में। चले उसके बाद जब राज्याभिषेक के 20वें वर्ष तथागत बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी गए सम्राट अशोक महान, और वहाँ जो उनका टैक्स का कलेक्शन था उसको पहले से कम करके वो 1/8 हिस्सा ही पहले से लेते, मतलब 8वां हिस्सा ही लेंगे। ऐसा इसलिए उन्होंने किया क्योंकि वहाँ तथागत बुद्ध जन्मे थे। टैक्स फ्री कर दिया। हाँ, एक तरह से मैं ये भी बोल रहा हूँ जो चित्र आपने बताया जी हमारे ही चारों में अब यहाँ पे सम्राट अशोक महान द्वारा जो पूरी दुनिया में, क्योंकि अब तो वो धर्म में आ गए, तो पूरी दुनिया में उन्होंने अपने राजदूत धर्मदूत भेजे, और जिसका वो एशिया के पश्चिमी एशिया में भी उन्होंने भेजा, महारखित भेजा, ग्रीक यूरोप में भेजा, और उत्तरी गुजरात में भेजा, मैसूर में भेजा, श्रीलंका में अपने माने दुनिया के पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने कि अपने लड़के लड़कियों को धम्म के लिए उन्होंने भेजा। पूरी दुनिया में इसके अलावा कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिलता है कि धम्म के कार्य के लिए लोग अपने बच्चों को कहीं और तो भेज देते हैं लाभ लेने के लिए, लेकिन धम्म के लिए जहाँ कुछ न मिलने वाला हो, भौतिक सब कुछ देना ही देना है, वहाँ उन्होंने अपने लड़के और लड़की श्रीलंका में उन्होंने संघमित्रा और महेंद्र को भेजा। उसी दौरान उन्होंने मज्जिम थेर को आपके हिमवंत प्रदेश हिमालय क्षेत्र जो तिब्बत और नेपाल था, वहाँ पे मज्जिम थेर को भी उन्होंने भेजा। पहले से तो आप लोग बुद्ध को मानते थे, लेकिन जब मज्जिम थेर वहाँ गए तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा और यहाँ पे अब ये चर्चा हम नेपाल गए हैं तब जाके हमें बहुत सी चीज़ें नेपाल जाने के क्रम में हमने जाना है। बुद्ध के समय विडम्ब का आक्रमण हुआ कपिल वस्तु में, वो आप भी जानते हैं। तो जब कपिल वस्तु में आक्रमण हुआ है तो उस समय जो शाक्यों और कोलियों की एक शाखा थी वो डाइवर्ट होके काठमांडू की तरफ, और काठमांडू की तरफ जाके उत्तर कोलीय ग्राम और दक्षिण कोलीय ग्राम 2 आप लोगों के द्वारा ही, आप लोगों के पूर्वजों के द्वारा नगर बसाया गया। ये रेफरेंस मैं डॉक्टर केशव मान साक्य जो पूर्व उपाध्यक्ष लुम्बिनी विकास कोष के हैं, जो हमारे भारत और नेपाल के पहले मित्र भी हैं और हमारे संबंध के सूत्रधार भी हैं, तो उनका ये था कंटेंट, और उसमें उन्होंने ही बताया कि कपिल वस्तु से काठमांडू की लटिया महोत्सव को मुख्य अतिथि से रूबरू कराते हुए, तो यहाँ पे हमने ये भी वर्णन किया हुआ। अच्छा, एक चीज़ ये भी बताना मैं ज़रूरी समझूंगा कि
जिस समय ये मध्यम खेर गए हैं नेपाल, वो तो अशोक के टाइम में गए हैं, लेकिन उससे पहले भी वहाँ के शाक्य और कोली पूर्व थी और उस समय के वर्तमान उसका निर्माण आप लोगों के पूर्वज कर रहे हैं। चलिए चल पीछे चलिए पीछे। अब आते हैं अशोक के पास, फिर से पुनः अशोक के पास आते हैं। अशोक महान के समय में जो नेपाल है वो अब एक नए नेपाल की तरफ एक संरचना हुई, जिसका एक अलग प्रभाव है, पूरी दुनिया पे भी है, और उसी के परिणाम स्वरूप आपका भी आगमन यहाँ हुआ है। अशोक महान के द्वारा नेपाल में बसाए गए 2 नगर हैं, देवपत्तन और अशोकपत्तन। 2 नगर हैं, और अशोकपत्तन जिसको कि आज सब लोग ललितपुर ही कह रहे हैं, पाटन भी कहते हैं, तो पतन को अभी तक देवपत्तन ही कहते हैं। जी, देवपत्तन भी कहते हैं। तो अशोकपत्तन इतना ज़्यादा खूबसूरत था, इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि उसकी सुंदरता के विशेषण के रूप में लोगों ने उसको ललितपुर कहने लगे, और आज उसका विशेषण ही उसका नाम बना। कला का बहुत भंडार है अभी। जी मूर्ति कला। और एक चीज और है कि अशोक के टाइम में ही वहाँ पे 4 स्तूप बने थे, जो आज तक आप लोगों ने उसको सुरक्षित रखा हुआ है। क्या बात है। और एक और चीज़ है, असन बहाल भी हमने वहाँ दक्षिण उत्तर कोलीय ग्राम में जो असन बहाल, जो काठमांडू का मेन जो है, हाँ, तो वो आपका जो है वो मैका है, आपका मैका भी है भाभी जी का। यहाँ मैं एक दिखाना चाहता हूँ। जी, जी। जिस रास्ते से आपने ये दिखाया है, जी, इस जी। रास्ते से अशोक और उनकी बेटी चारुमती से गई थी। जी, जी। और काठमांडू उपत्यका को पहुँचने से पहले एक जगह में चारुमती ने एक स्तूप बनवाया। चितलांग, तो उस स्तूप अभी तक भी वहाँ है, और इसी स्तूप के साथ से जाने वाले रास्ते को वहाँ की लोकल लैंग्वेज है चैत्य लॉन्ग, उसी का अपभ्रंश हो गया चितलांग। और इसी रास्ते में पहली बार जब हम नेपाल गए तो हम लोग वाया गोरखपुर गए, लेकिन जब हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम प्रदेशों के और केंद्रीय कमेटी के कोऑर्डिनेटर के साथ जब हम लोग गए थे, तो हम लोगों ने अशोक मार्ग का ही चयन किया, और उसी को फॉलो करते हुए हम लोग चितलांग से। क्या बात है, बहुत खूब। आपके और हमारे उस प्राचीन संबंध के पास आ गए। नेपाल के राजा देवपाल खत्तीय, क्योंकि जो हमारे पास जो कॉपर प्लेट है उसमें खत्तीय ही नाम है, जैसा कि आपने भी बताया है। तो वो खत्तीय और भारत, यानी कि जो उस समय का मगध था वही तो पूरा भारत बना, मगध ही पूरा भारत बन गया और अखंड भारत बना। तो उसकी राजकुमारी जो चारुमती मौर्य थी, जिनकी शादी देवपाल खत्तीय से हुई, तो उसका फोटो। और एक चीज़ ये भी मैं थोड़ा सा यहाँ इंडिकेट कर रहा हूँ, ये जो रेफरेंस हमने लिया है, ये पर्सी ब्राउन जो ब्रिटिश विद्वान और इतिहासकार हैं, इनकी पर्सी ब्राउन की एक विशेषता है कि किसी भी खंडहर को देख के वो उसका सजीव चित्रण कर लेते हैं, और ऐसा बहुत से उन्होंने कार्य ऐसे किए हैं कि उस जगह को ढहा दिया गया, और वहाँ के लोगों ने कहा कि अब जरा इसकी चित्रकारी करिए, तो उन्होंने हूबहू वैसी ही चित्रकारी करके दिखाई, ताकि लोगों को पता भी चल गया कि नहीं, ये सबूत वो सही भी है। तो ये उस समय का वो चित्रकारी है पर्सी ब्राउन। वही है, लेकिन लोगों को बताने के लिए दिया हुआ आपका है, लेकिन लोगों को बताने के लिए है कि जो हमारे मुख्य अतिथि आए हैं उनके पास ये सब एविडेंस है, ये सब प्रमाण हैं कि ये शाक्य वंश के हैं, और ये उन्हीं के वंशज ही हैं, चारुमती महारानी के ही ये परंपरा से ये लोग हैं। जिसका सबसे जीता जागता उदाहरण जो हमारे पास है वो कॉपर प्लेट में स्पष्ट रूप से इनके देवपाल जो राजा थे, राजा देवपाल खत्तीय और चारुमती, उनका उल्लेख स्पष्ट रूप से इस ताम्रपत्र में। और ये चारुमती, जिसको वहाँ के लोग गंगा महारानी कहते हैं, चूँकि चारुमती तो मगध की थी और मगध में गंगा बहती है, तो नेपाल के लिए बहुत पवित्र नदी है गंगा, इसीलिए गंगा की ही महारानी है, ऐसा करके उनका विशेषण वो लोग गंगा महारानी ही कह रहे हैं। क्या बात है। सब फिर बाद में आप लोगों को पढ़ने का मौका मिलेगा। और चारुमती स्तूप
जो कि वहाँ खुदाई हुई तो चारुमती स्तूप नेपाल में जो संग्रहालय है, राजकीय संग्रहालय, वहाँ से ये एविडेंस मिला है, जहाँ पे कि खुदाई के दौरान सब लोगों के पास भी फोटो है। पुनर्निर्माण होते समय इसमें मिला था, 2 मिला है, इसमें चारुमती स्तूप करके ग्रामीण भी मिल गया। तो इसको सुरक्षित रखने के लिए नेशनल म्यूजियम में रखे हैं। और ये तो हमारे बिहार में ये तो अभी भी सर के और ये जो है चारुमती महाविहार जिसके स्रोत आप ही हैं। किस हिसाब से सब अपना एफर्ट कर रहा है, हम लोगों का ऐसा मानना है कि सम्राट अशोक हम लोग को अगर कोई भी व्यक्ति संगठन या देश अगर अपना ले तो शांति आने में देर नहीं। और इसका प्रयास पूरी दुनिया के लोग कर रहे हैं, ऐसा प्रयास दुनिया के लोग कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि अमेरिका में, थाईलैंड में, चीन में, ताइवान में, ऑस्ट्रेलिया में, टोक्यो जापान में, दक्षिण कोरिया में, श्रीलंका में और आपके नेपाल में, सब जगह सम्राट अशोक महान। और ये जगह जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ बगरी का जहाँ भी आप हो जाएंगे। क्या बात है गलडान, क्या हो? तो ये पूरी दुनिया में हम लोगों का भी एक प्रयास है कि फिर से पूरी दुनिया के माध्यम से ही हम लोग पूरी दुनिया में जुड़े और पूरा विश्व शांति की ओर आगे बढ़े। आप लोग थोड़ा सा ऐसे ऐसे अब ये चीजें जो है कैसे हुई, सब कुछ दूसरे हो गया था, परिस्थितियां बदली, सब कुछ दूसरे हो गया था। लेकिन हम आभारी हैं, कृतज्ञ हैं इन महापुरुषों के, कनिंघम के, पर्सी ब्राउन के, जेम्स बिशप के, जिन्होंने पढ़ के, खोज के और बता के हमको सारा कुछ उन्हीं को बताया हम कौन है, बताया कि हम कौन, हम भूल चुके थे कि हम कौन। और ये सब श्रेय इन्हीं लोगों का है, तो इसलिए हम लोग इनको याद कर रहे हैं। कनिंघम जी के पोते अभी आपके यहाँ खुदाई कर रहे हैं, कर भी रहे हैं। कनिंघम के पोते, जी अगर मेरी बात सुन रहे हो तो चेतना गुरु कह लीजिए। चेतना गुरु ये है बाबू जगदेव प्रसाद भारत देवी, और आपकी बेटी हम लोग की बीच में है दीदी आई हुई है। तो इन्हीं के दिन को हम लोगों ने चुना, इनके जन्म, इनके कार्यशैली और इनकी शहादत सब कुछ हम लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत। यहाँ तक हम लोगों ने ड्रेस धारण कर लिया, वही ये काला और मैरून जो है साबुत जूते पर झंडा। अब हम लोग आते हैं आगे।